बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 की फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है भोजन यानी फूड। तो बच्चों, भोजन को जानने से पहले हम भोजन की थोड़ा सा परिभाषा को जान लेते हैं। हर जीव को दैनिक क्रियाकलाप के लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम ग्रहण करते हैं। वो हमारे लिए क्या भोजन कहलाता है। अगर हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है कि नहीं। या तो फिर हमें वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, विकास के लिए आवश्यकता होती है, और किसी भी मरम्मत के लिए हमें आवश्यकता होती है भोजन की, है कि नहीं। तो ये हमारे लिए भोजन कहलाता है। अगर बोला जाए कि शाकाहारी किसे कहते हैं, तो बच्चों देखिए, शाकाहारी जो जंतु केवल पादपों को खाते हैं, अर्थात ऐसे जंतु जो केवल पौधे एवं उसके उत्पाद को भोजन के रूप में लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, शाकाहारी। भोजन करने का 3 तरीका होता है। पहला शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ये 3 प्रकार होते हैं। सभी जीव 3 प्रकार के ही भोजन करते हैं। शाकाहारी हैं, या तो फिर मांसाहारी हैं, या तो फिर सर्वाहारी हैं। ये तो थी शाकाहारी की बात। अगर मांसाहारी देखा जाए, मांसाहारी किसे कहेंगे, जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं या जंतुओं का सेवन करते हैं, उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जैसे शेर, चीता, चील, गीद आदि। ये ऐसे जंतु होते हैं जिनकी जान चल जाएगी, भूख से ये मर जाएंगे, लेकिन ये क्या, साग सब्जी कभी नहीं खा सकते हैं, फल कभी नहीं सेवन करेंगे। शेर कभी नहीं फल खा सकते, चीता कभी फल नहीं खाएंगे। ये ऐसे जीव जंतु होते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे हम लोग शाकाहारी देखे थे कि जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जैसे तोता, हिरन, गाय, बकरी, खरगोश। ये ऐसे जंतु होते हैं, ये मर जाएंगे, इनकी जान चली जाएंगी, लेकिन ये मांस और मछली यानी मांसाहारी का सेवन नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार अगर हम लोग जानते हैं कि शाकाहारी, मांसाहारी और एक होता है सर्वाहारी। तो सर्वाहारी क्या होता है, जो जंतु पादप यानी पेड़ पौधों यानी फल फूल, साग सब्जी तथा दूसरे प्राणी दोनों का ही क्या करता है, सेवन करता है, उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। जैसे कुत्ता, कौवा, मनुष्य, बिल्ली आदि। मनुष्य आप देखेंगे कि बहुत सारे शाकाहारी होते हैं, बहुत सारे मांसाहारी होते हैं, और अधिकतर अभी देखा जाए दुनिया में 80% यानी 80% लोग क्या होते हैं, सर्वाहारी होते हैं। सर्वाहारी कहने का अर्थ है जो जंतुओं को भी खाते हैं और क्या करते हैं, पादपों को खाते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, ऐसे जीवों को सर्वाहारी कहा जाता है। अगर देखा जाए कि भोजन का संगठक क्या होता है, भोजन का संगठक, भोजन का संगठन कहने का अर्थ है भोजन, किसी भी भोजन को पकाने के लिए जिन चीज़ों की इस्तेमाल किया जाता है उन्हें हम भोजन कहते हैं। अगर हम चावल बना रहे हैं यानी चावल से भात बना रहे हैं, या तो फिर किसी से सब्जी बना रहे हैं, उसके लिए जो जो हमें सामग्री मिले, जिस सामग्री की आवश्यकता होती है, वो भोजन का संगठक कहलाता है। ठीक है, तो ये थी भोजन के कुछ जानकारी। अगर जानेंगे हम लोग भोजन के मुख्य पोषक तत्व क्या क्या होते हैं और हमारे लिए भोजन क्यों आवश्यक है। हमारे लिए भोजन इसलिए आवश्यक है क्योंकि भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अगर ऊर्जा प्रदान नहीं करेगी तो हमारे शरीर में कार्य करने की क्षमता बिल्कुल नष्ट हो जाएगी, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। अतः हमें जिंदा रहने के लिए, हमारा वृद्धि के लिए, हमारा विकास के लिए और किसी भी कार्यों की मरम्मत के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। और इसके लिए हमें पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है। पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। इसके अलावे रुक्षांश और जल भी शामिल होते हैं। ऐसे भोजन, ऐसे पोषण जिसमें हमें रुक्षांश मिले, अर्थात रुक्षांश कहने का अर्थ है कि ताज़ा फल से जो मिलता है उसे हम रुक्षांश कहते हैं। ताज़ा फल और सब्जियां से इससे प्राप्त होती है। और इसके अलावा जल की भी आवश्यकता होती है। तो आइए हम लोग जानते हैं
भोजन के मुख्य पोषक तत्व। भोजन के मुख्य पोषक तत्व ऐसे मुख्य रूप से 5 माना गया है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। इसके अलावा रुक्षांश, विटामिन और वाटर, है कि नहीं। अगर कार्बोहाइड्रेट का प्रकार देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारे प्रकार आते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, यानी स्टार्च को मंड कहा जाता है जो आलू में पाया जाता है, चोकर में पाया जाता है, और सेल्यूलोज और काइटिन। कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक होती है और वो नॉर्मल होती है, हम आसानी से उसे शरीर में एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हो गया फ्रुक्टोज, सभी फलों में पाया जाता है, जितने मीठे फल सभी में फ्रुक्टोज पाया जाता है। सुक्रोज, गन्ना हो गया, चीनी हो गया, इसमें सुक्रोज पाया जाता है। उसके बाद स्टार्च, यानी जिसको हम लोग मंड बोलते हैं, वो चोकर में पाया जाता है। चोकर गेहूँ, धान, ये सब के मतलब अवशेष को चोकर बोला जाता है। और जो कैप्सूलों में पाया जाता है, कैप्सूल के ऊपर भी हिस्सा जो चमकदार रहता है, वो कैप्सूल प्लास्टिक का नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, चोकर का बना हुआ होता है। उसके बाद सेल्यूलोज। सेल्यूलोज हमारे मनुष्य जीवन में या तो फिर किसी भी जीव जंतु में पाचन क्रिया उसी का हो पाएगा जो बड़े जीव होते हैं, जैसे हाथी। सेल्यूलोज पेड़ में पाया जाता है, कागज़ में पाया जाता है। इस प्रकार के भोजन मनुष्य के वश की बात नहीं है। उसके बाद काइटिन होता है। काइटिन मछली के कीटों का कवर में पाया जाता है, मछली के कवर में, कीटों के कवर में, ये सब क्या होता है, काइटिन पाया जाता है। तो ये तो थी कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। उसके बाद प्रोटीन। प्रोटीन की आवश्यकता होती है, वसा की आवश्यकता, विटामिन और खनिज लवण, ये सभी पोषक तत्व हैं। आइए परीक्षण के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि किन खाद्य पदार्थों में कौन सा एक या एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण हम लोग करेंगे, एक आलू के टुकड़े लेंगे और आयोडीन का घोल बना के, आयोडीन नमक का घोल बना के उसमें आलू का टुकड़ा को डाल देंगे। उसके बाद देखेंगे कि एक प्लेट में ये क्रिया विधि है, हम लोग किस प्रकार का क्रिया करेंगे, किस प्रकार का इसका प्रैक्टिकल करेंगे, उस चीज़ को हम लोग जानना। एक प्लेट में एक आलू के छोटे टुकड़े लेंगे। अब इसमें तनु आयोडीन घोल के कुछ बूंदे डालेंगे। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परखनली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला देंगे। तो ये तो हम लोग जब सामने रहेंगे, जब ऑफलाइन क्लासें होगी तभी कर सकते हैं। ये समझाना और अभी करना थोड़ा मुश्किल है। इसके बाद जानेंगे क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, वो पता चलेगा जब हम लोग करके देखेंगे। विज्ञान है, ये प्रैक्टिकल का काम है, प्रैक्टिकल से ही हम लोग सीखेंगे। खाद्य पदार्थ का रंग नीला और कुछ समय बाद काला होना, यानी अगर हम जो खाद्य पदार्थ डालें, जैसे आलू डालें, अगर वो नीला हो गया या तो फिर काला हो गया, इसका मतलब क्या है, उसमें मंड पाया जा रहा है। मंड मतलब स्टार्च, उसकी उपस्थिति को दर्शाता है, जो कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। कार्बोहाइड्रेट के अनेक रूप हैं, जिसमें से मुख्य रूप से क्या होता है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, सेल्यूलोज और काइटिन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शर्करा भी बोल सकते हैं, है कि नहीं। उसके बाद घरेलू परीक्षण अगर करेंगे तो पके हुए चावल के माड़ में यदि आप आयोडीन नमक थोड़ी मात्रा में छिड़केंगे तो माड़ के रंग में भी परिवर्तन दिखाई देता है। सही बात है। अगर आप घर में देखे होंगे कि माड़ में अगर थोड़ा सा नमक, आयोडीन आयोडीन युक्त नमक अगर डाले हैं तो आपका माड़ में भी परिवर्तन दिखेगा। तो इसका मतलब उसमें क्या है कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है। उसके बाद फिर से क्रियाकलाप करेंगे। दाल का चूर्ण, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल परखनली ड्रॉपर में बनाएंगे। तो ये सब प्रैक्टिकल का काम है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ से बना है। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। उसके बाद अगर देखा जाए तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो
कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है और मनुष्य को एक दिन में कम से कम 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और हमें कार्बोहाइड्रेट 4.2 कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर देखा जाए फैट मतलब वसा, कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन, उसके बाद वसा, तो वसा अगर देखा जाए तो हमें 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार अगर हम लोग जानेंगे कि आखिर भोजन क्यों आवश्यक है, भोजन हमारे शरीर में क्यों आवश्यकता है, भोजन को अगर खाया जाए तो किस भाग को खाया जाता है। तो ऐसे ऐसे पौधे हैं और पौधों हैं मतलब जिससे हमें क्या मिलती है, खाने के लिए भोजन मिलती है। तो पादपों से मिलने वाले भोजन अगर देखा जाए तो हमें जड़ से मिलती है, तना से मिलती है, पत्ती से मिलती है, फल से मिलती है, बीज से मिलती है और चीनी से मिलती है। पेड़ पौधे के ऐसे हिस्से जो जड़ होते हैं, तना होते हैं, पत्ती होते हैं, फल होते हैं और बीज होते हैं, ये हम लोग खाते हैं। हम कई पौधों की जड़ों को खाते हैं जैसे मूली, गाजर, चुकंदर आदि। उसके बाद कई चीज़ों के हम लोग तना को खाते हैं जैसे क्या, आलू, अदरक, शकरकंद, प्याज, ये सब हम लोग तना को खाते हैं। उसके बाद कई ऐसे चीज़ होते हैं जो क्या, उसका पत्तियों को खाते हैं जैसे पालक, सरसों का साग, मेथी, धनिया, पुदीना आदि। उसके बाद फल हम खाते हैं, फल कई फलों को सब्जी बनती है तो कई फलों को कच्चा खा जाते हैं। अगर ऐसे फल जिसका हम लोग सब्जी बना के खाते हैं वो सब्जी के अंतर्गत आ जाते हैं जैसे कद्दू, लौकी, भिंडी, ये सब क्या है, सब्जी है। और कच्चा खाने वाले फल हो गए सेब, केला, संतरा, ये सब हम लोग फल के रूप में खाते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक सारणी दिया हुआ है, विभिन्न खाद्य पदार्थों का परीक्षण। कच्चे आलू में मंड पाया जाता है, दाल में प्रोटीन पाया जाता है, मूंगफली में क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है। इस प्रकार से नारियल में, सेब में टुकड़ा इसको बनाना है अच्छे से। तो इसको हम लोग आगे जब प्रश्न उत्तर करेंगे तब इसको बनाएंगे। इसके अतिरिक्त विटामिन तथा खनिज लवण भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इसकी अल्प मात्रा की एक ही शरीर की आवश्यकता होती है। अब बताइए, यदि हमारे भोजन में प्रोटीन युक्त पदार्थ लंबे समय तक नहीं रहे तो क्या हो सकता है। यदि हमारे भोजन में प्रोटीन युक्त पदार्थ लंबे समय तक नहीं रहे तो हमें क्या हो सकता है, आप सोचिए और बताइए। अगर प्रोटीन जिसमें हमें मिले अगर वो नहीं होगा तो हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी जिससे हमें बीमारी का सामना करना पड़ेगा, है कि नहीं। और रुक्षांश किन भोज्य पदार्थों में पाए जाते हैं, रुक्षांश ताजे फल और हरी सब्जियां में पाया जाता है। यह है, आप देख सकते हैं, कटे टमाटर से हाथ गीला होना। ये तो इस टमाटर में पानी का मात्रा अधिक होता है, टमाटर में पानी रहता है, इसके कारण हाथ गीला हो जाता है। यानी जल क्या, जैसे हम लोग बोले थे ना कि क्या, कि पोषण के लिए वाटर की भी आवश्यकता होती है, यानी जल की आवश्यकता होती है। ये है दाल, ये है मांस, मछलियाँ और दूध प्रोटीन युक्त। उसके बाद ये है दाल, दाल में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, प्रोटीन। अर्थात हम कह सकते हैं कि भोजन के मुख्य पोषक तत्व जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज पाया जाता है वो हमारे लिए पौष्टिक आहार है। कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। जैसे हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट को ही क्या, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मेल से होता है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हम लोग देखे थे
तो जिसमें से शर्करा, स्टार्च और सेल्यूलोज मुख्य माने जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा, ऊर्जा देने वाला भोजन, प्रोटीन, शरीरवर्धक भोजन, टूटे फूटे अंगों के मरम्मत के लिए सहायता होता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा, इसका कार्य क्या है? ऊर्जा देने वाला भोजन। अगर हमारे शरीर में शक्ति चाहिए, बल चाहिए, तो हमें कार्बोहाइड्रेट और वसा लेनी चाहिए, जो भात और आलू में पाया जाता है, चावल और आलू में पाया जाता है। फिर प्रोटीन, शरीरवर्धक भोजन, टूटे फूटे अंगों की मरम्मत में सहायक। अगर हमारा शरीर कमज़ोर हो गया है, कैल्शियम की कमी हो गई है, प्रोटीन का कमी हो गई है, तो हमें प्रोटीन की आवश्यकता कब होती है? हमारे शरीर में अगर टूटे फूटे अंग हो, हमें कमज़ोरी महसूस होती है, तो हमें दाल लेनी चाहिए। दाल या तो जिसमें हमें प्रोटीन मिले वो हमें सेवन करना चाहिए। फिर विटामिन और खनिज लवण का कार्य क्या होता है? स्वस्थ रखने में सहायक होता है, रोग से लड़ने में सहायता करती है। उसके बाद रोगक्षांश यानी रेशे, इसका काम क्या है? बिना पचे भोजन को बाहर निकलने में सहायक करता है। बिना पचे भोजन जैसे जो हमारा अनपच कर देता है, अगर हम लोग फिर चना या अंकुरित चना बोलते हैं या तो फिर ताज़ा फल खाएंगे, तो वो क्या होगा? बाहर निकालने में सहायता करता है। और जल पोषक को अवशोषित करने में सहायक करता है। पोषकों को क्या करता है? अवशोषित करने में सहायक करता है। आइए इन पोषक स्रोतों को पहचान करने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि विटामिन ए, सबसे पहले जानेंगे कि विटामिन के प्रकार, कार्य और अभावजन्य रोग क्या है। इसके अभाव से हमें कौन सा बीमारी होती है। अगर विटामिन ए की कमी से देखा जाए तो त्वचा, आँखों को स्वस्थ रखता है, त्वचा एवं आँखों को स्वस्थ रखता है। और दृष्टिहीनता और छिन्नता और रतौंधी जैसी बीमारी होती है। दृष्टिहीनता, दृष्टि मतलब देखना और हीनता मतलब न देख पाना। दृष्टिहीन हो जाते हैं मतलब हम लोग देख नहीं पाते हैं। वो छिन्नता मतलब छिन्न हो जाती है, जिसे हम रोतंधी के नाम से जानते हैं। विटामिन बी हृदय एवं परिसंचरण तंत्र को स्वस्थ रखता है। हमारे हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन बी1 यानी विटामिन बी1 की आवश्यकता होती है। और इसके अभाव में क्या होती है? बेरी बेरी नामक बीमारी हो जाती है, रोग हो जाती है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायता करता है। अगर हमारा किसी भी प्रकार का रोग है और उसको हम लड़ने की क्षमता नहीं रखते हैं, तो हमें विटामिन सी की कमी है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है। और विटामिन डी हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में सहायता करता है, यानी हड्डियों और दांतों से संबंधित बीमारी जिसे हम रिकेटस कहते हैं, तो विटामिन डी की कमी से होती है। और विटामिन ई त्वचा एवं प्रजनन अंग को स्वस्थ रखता है। त्वचा को और प्रजनन अंग को, महिलाओं का जो प्रजनन अंग होता है उसे स्वस्थ रखता है। त्वचा एवं प्रजनन को प्रभावित करता है। इस बीमारी से विटामिन ई की कमी से त्वचा एवं प्रजनन को प्रभावित कर देता है। और विटामिन के यानी रक्त का थक्का बनता है, जमने में सहायता करता है। अगर रक्त का थक्का नहीं बन रहा है, अगर ब्लड निकल रहा है और बंद ही नहीं हो रहा है, तो समझिए आपके पास विटामिन के की कमी है, यानी रक्त नहीं जमना, यानी अरक्तता एक बीमारी होती है जो विटामिन के की कमी से होती है। तो ये थे विटामिन के अभाव के कारण होने वाले अभावजन्य रोग। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे। देखिए यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्र में दर्शाया गया है कि विटामिन ए, बी और सी एवं डी के स्रोत। विटामिन ए के स्रोत हैं, ये देख पा रहे हैं, पपीता, गाजर, मछली का तेल, दूध, ये विटामिन ए का स्रोत है। बी नंबर है, ये क्या है? चावल, मांस और गेहूँ, इस प्रकार के अनाज में विटामिन बी। उसके बाद विटामिन सी है, फलों के खट्टे फल हैं, टमाटर, नींबू, संतरे, मिर्चा। उसके बाद विटामिन डी के स्रोत हैं मछली, मीट, दूध, मक्खन। उसके बाद आइए हम लोग जानते हैं कि आखिर किस प्रकार का आहार करें हम, हमारे शरीर में किस प्रकार के आहार चाहिए। तो हमारे शरीर में संतुलित आहार चाहिए।
संतुलित आहार हम किसे कहेंगे? हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होना आवश्यक है। पोषक तत्व जितने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये सभी अगर मिल रहे हैं तो हमें संतुलित आहार मिल रही है, यानी बैलेंस डाइट कहते हैं इसे। इसके अलावे रुक्षांश और जल का भी होना आवश्यक है। तो अगर हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में सभी प्रकार की पोषक तत्वों तथा रुक्षांश और जल होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार। आहार की आवश्यकता उम्र के अनुसार बदलती भी रहती है। क्या आपने ध्यान दिया है कि नवजात शिशु एवं वयस्क व्यक्ति के भोजन में अंतर होता है? ये बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चा को, दूध पीने वाला बच्चा को हम चावल खिला दें तो वो नहीं पचा पाएगा, वो नहीं खा पाएगा। इसलिए उनका आहार हमेशा क्या होता है? द्रव होता है, दूध होता है, दाल होता है, गीला भात होता है। इस प्रकार की भोजन हम बच्चों को कराते हैं। और बच्चा में और वयस्क में फ़र्क होता है खान पान में। क्या शारीरिक कार्यों के आधार पर भी संतुलित आहार निर्भर करता है? क्या एक मजदूर के लिए आवश्यक आहार एक ऐसे व्यक्ति से भिन्न होना चाहिए जो कार्यालय में बैठकर ही कार्य करते हैं? जो कार्यालय में बैठ के कार्य करते हैं उन्हें तो हल्का भोजन करना चाहिए, क्योंकि मजदूर अधिक परिश्रम करता है, इसलिए उन्हें हल्का भोजन से काम नहीं चलता। इसलिए उन्हें कार्बोहाइड्रेट वाला और पौष्टिक आहार अधिक मात्रा में चाहिए, क्योंकि अधिक ऊर्जा का खपत करता है, इसलिए उसे थोड़ा सा अधिक भोजन चाहिए। आइए अब एक भोजन का पिरामिड यानी फूड पिरामिड बनाते हैं और हम देखते हैं। सबसे पहले तेल, घी, मक्खन, दही, मछली, अंडा, सब्जी और रोटी, ये है भोजन का पिरामिड। ये इस प्रकार के अगर भोजन हम प्रतिदिन करेंगे तो हमारे शरीर में कभी किसी प्रकार की बीमारी और अभावजन्य रोग नहीं होंगे। इसलिए हमें प्रतिदिन अलग अलग प्रकार के भोजन का सेवन करना चाहिए। उसके बाद रंग बिरंगे भोजन। बताइए कि तिरंगे में कितने रंग होते हैं? आप सभी बच्चों को पता होगा कि तिरंगे में 3 रंग होते हैं, केसरिया, श्वेत यानी सफ़ेद और हरा। और खाद्य सामग्री की सूची बनाते हैं। सूची को इस प्रकार बनाते हैं जो रंगीन मिलते जुलते। देखिए यहाँ केसरिया यानी लाल रंग की खाद्य सामग्री, टमाटर, गाजर, सेब। सफ़ेद रंगों की खाद्य सामग्री, चावल, दूध, अंडा, ये सब सफ़ेद हो गया। और हरे रंग की खाद्य सामग्री, मटर, कद्दू, नेनुआ, पालक, भिंडी, ये सब क्या है? हरे रंग के, है कि नहीं? उसके बाद कुछ जंक फूड भी पाए जाते हैं। जंक फूड यानी फास्ट फूड। आजकल मेले बाजार आदि में क्या होता है? बच्चे बहुत पसंद करते हैं, बच्चे और महिलाएं खासकर, चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर, चिकन चिल्ली, है कि नहीं? ये सब क्या है? फास्ट फूड है, यानी जंक फूड इसे कहा जाता है, जिन्हें हम चाव से खाते हैं, लेकिन इसके नुकसान को नहीं जान पाते। इस फास्ट फूड के नाम से हम लोग मुंह में पानी आ जाती है, और शायद आप लोगों का भी मुंह में पानी आ गया होगा। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। फास्ट फूड का सेवन हमें कम करना चाहिए, ये हमारे लिए हानिकारक होते हैं। हमारे भोजन में प्रतिदिन रंग बिरंगे खाद्य पदार्थों का मिश्रण होना चाहिए। ये संतुलित आहार है जो स्वास्थ्य, विकास तथा शारीरिक एवं मानसिक गतिविधियों के लिए आवश्यक है। हमारे भोजन में रंग बिरंगे होना चाहिए, लेकिन हमें फास्ट फूड का उपयोग बहुत कम करना चाहिए, फास्ट फूड का सेवन बहुत कम करना चाहिए। और इसलिए कम करना चाहिए क्योंकि इसमें नमक की मात्रा अधिक होती है, और नमक की मात्रा अधिक होने से रक्तचाप में वृद्धि होती है, जिससे क्या होता है? हाइपरटेंशन की बीमारी हो जाती है कि नहीं? तो इस प्रकार के देखिए यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है चाउमीन, ब्रेड चॉप, पिज्ज़ा, पाव भाजी और बर्गर। ये हम लोग बहुत चाव से खाते हैं, लेकिन इसमें अधिक नमक के सेवन के कारण रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन की बीमारी हो जाती है। इसलिए हमें इनसे दूर रहना चाहिए।
चावल और दालों को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और खनिज लवण भी नष्ट हो जाती है। इसलिए अगर घर में चावल और दाल को बार बार धो रहे हैं तो ये भी हमारे लिए नुकसानदायक है। अगर हम ज़्यादा धो रहे हैं तो इसका मतलब उसमें पाए जाने वाले विटामिन और खनिज लवण को हटा रहे हैं। इसलिए ज़्यादा न धोकर 2 बार या 3 बार धोएं और भोजन को पकाएं। भोजन को पकाने में अधिक जल का उपयोग और बाद में उसे फेंक देने से भी कई प्रोटीन और खनिज लवणों की हानि होती है। तो पहली बात कि भोजन आपको ज़्यादा बनाना नहीं है, हम जितना खा पाएंगे उतना ही भोजन बनाएंगे। भोजन की बर्बादी हमें नहीं करना चाहिए। इन्हें भी आप जान सकते हैं। लो सोडियम यानी नमक। लो सोडियम नमक क्या होता है? लो सोडियम सॉल्ट आजकल बाज़ारों में उपलब्ध है। इनका भोजन में उपयोग उच्च रक्तचाप वाले रोगियों के लिए लाभदायक है, जिसका बीपी हाई यानी ब्लड प्रेशर हाई, रक्तचाप उच्च हो गया है यानी हाइपरटेंशन हो रही है, उनके लिए अलग सा नमक आते हैं जिसे हम खा के नमक इस रक्तचाप को कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। खनिज लवण के स्रोत। खनिज लवण के स्रोत आयोडीन के स्रोत हैं और फास्फोरस के स्रोत, लौह के स्रोत यानी आयरन के स्रोत और कैल्शियम के स्रोत। खनिज लवण हमें किससे किससे मिलती हैं? आयोडीन के स्रोत क्या क्या हैं? मछली, केकड़ा, आयोडाइज नमक, अदरक, समुद्री उत्पाद। केला, दूध, मिर्च, फ्रेंच बीन, बादाम ये फास्फोरस के स्रोत है। और आयरन पालक, सेब, मड़वा, साबुत अनाज और यकृत। यकृत मतलब कलेजा। और कैल्शियम के स्रोत दूध, अंडा, मूली, शलगम और केला में पाया जाता है। ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है मछली, दूध, केला, सेब। जो ए नंबर में दिखा दिया है यहाँ पर मछली है, उसके बाद पालक है, तो इसमें विटामिन ए पाया जाता है और फास्फोरस मिलता है हमारा दूध, केला और क्या क्या है देख सकते हैं आप। और सी में लौह अयस्क, पालक साग और सेब। और कैल्शियम के स्रोत हैं दूध, अंडा और मांस। उसके बाद आजकल बाजार की मांग को पूरा करने के लिए केला, आम आदि फलों को कार्बाइड यानी रासायनिक पदार्थ से पकाया जाता है। एक केमिकल देके पकाया जाता है। क्या इस तरह के पके फल स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं? कारण बताइए। ज़रूर, इस प्रकार के भोजन को हमें सेवन कम करना चाहिए, क्योंकि बहुत अधिक दिनों से फल को रखा हुआ रहता है। उस ऐसे भोजन का, वैसे फलों का हमें सेवन नहीं करना चाहिए। हमें ताज़ा फल और ताज़ा सब्जियों का ही सेवन करना चाहिए। इनमें भी हम लोग जानते हैं। झारखंड राज्य के साग सब्जियों के पोषक मूल्य एवं उसके औषधियों उपयोग वाले पौधों की सूची बनाएंगे, तो ये बाद में बना लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अभावजन्य रोग कुछ कुपोषण होते हैं, तो उस कैसे फैलता है उसको हम लोग जानेंगे। आपने भोजन के पोषक तत्वों का शरीर के लिए महत्व जान लिया है। अब बताएंगे यदि उनमें कोई पोषक तत्व शरीर को न मिले तो हमें क्या हो सकती है, या तो फिर किसी प्रकार के उनकी मात्रा में कमी हो जाएगी तो हमें क्या होगा। जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते तो इसे हम क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। कुपोषण कहते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए सही पोषण नहीं कर पा रहे हैं, इसे हम कुपोषण कहते हैं। जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते तो इस स्थिति को कुपोषण कहते हैं, मेल न्यूट्रिशन। इसके कुछ उदाहरण हैं। देखिए, ये सूखा रोग है, जो आपको व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, ये सूखा रोग से प्रभावित है और ये बच्चा भी कुपोषण से प्रभावित है। इन लोगों की किसी न किसी प्रकार की विटामिन में कमी है। या तो हो सकता है सूखा रोग से ग्रसित रोगी ये व्यक्ति है, सूखा रोग से ग्रसित, सिर्फ हड्डियां बची हुई है और ये खोखलापन दिखाई दे रहा है। और ये बच्चा क्वासी योरकर
क्वाशीयोरकर रोग से पीड़ित है बच्चा, ये एक रोग का नाम है। उसके बाद सूखा रोग, जानते हैं कि ये जो आदमी का सूखा रोग दिखाया गया है, ये सूखा रोग होता क्या है? मेरस्मस, कम भोजन मिलने पर प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है, शरीर दुबला पतला हो जाता है और पसली की हड्डियां दिखाई देने लगती है। सूखा रोग जो होता है ये कम भोजन की मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा और प्रोटीन की मात्रा कम मिलने की वजह से होती है। और ये जो बच्चा का बीमारी हुआ है, ये जो देख पा रहे हैं आप, क्वाशीयोरकर रोग, यदि भोजन में प्रोटीन कम हो तो बच्चे में वृद्धि रुक जाती है एवं पेट फूल जाता है। जिस देखिए ये कुपोषण है। इसके बाद रौतंधी रोग यानी रात को दिखाई न देना, विटामिन ए की कमी से रात में कम दिखाई देने लगता है। उसके बाद घेंघा रोग यानी गाइटर रोग कहा जाता है इसे। घेंघा रोग से पीड़ित स्त्री, अधिकतर स्त्रियों को ही होता है, ये किसी को भी हो सकता है लेकिन अधिकतर भागों में स्त्रियों को ही देखा जाता है। आयोडीन की कमी से गले की ग्रंथि फूल जाती है, ये आयोडीन की कमी से गले का जो ग्रंथि होती है वो फूल जाती है और बच्चे मानसिक विकलांग हो जाते हैं। अगर बच्चे का हो गया घेंघा रोग तो मानसिक विकलांग हो जाते हैं, बच्चे की याददाश्त शक्ति कम हो जाती है, मन अशांत रहता है, किसी में मन नहीं लगता है। उसके बाद एनीमिया रोग क्या होती है? लौह तत्व की कमी से खून की कमी हो जाती है और शरीर कमज़ोर होता जाता है। कमज़ोर शरीर कई रोगों से ग्रस्त हो जाता है। ये एनीमिया लौह तत्व यानी आयरन की कमी से एनीमिया होती है। उसके बाद हम लोग जानेंगे अस्थि और दंत क्षय। अस्थि और दंत क्षय, बोन एंड टीथ डिसीज। उसके बाद कैल्शियम की कमी से हड्डियां और दांत कमज़ोर हो जाता है। देख रहे हैं बच्चे का दांत सड़ रहा है, ये किसी का भी हो सकता है। इस प्रकार का अगर सड़ के दांत गिर रहे हैं यानी उनका कैल्शियम की कमी है। उसके बाद पोषक तत्वों की अधिकता, जहाँ पोषक तत्वों की कमी से विभिन्न रोगों हो जाता है वहीं इसकी अधिकता भी हानिकारक हो सकती है। बहुत अधिक वसा युक्त भोजन, यानी अगर हम वसा युक्त भोजन करते हैं बहुत अधिक तो उसमें भी हमारा क्या होता है, मोटापा बढ़ते जाता है और मोटापा बढ़ने का कारण वसा युक्त भोजन का अधिक सेवन। आजकल ये वसा युक्त भोजन बीमारी का जड़ बनते जा रहा है। देखिए ये आदमी बैठ नहीं पा रहा है, इसका पैंट और शर्ट फट रहा है धीरे धीरे, यानी ये इनका मोटापा एक बीमारी है जो वसा का अधिक प्रयोग करके इस प्रकार का हो गया। अब हम लोग जानेंगे, सारणीबद्ध को पूरा करेंगे। सूखा रोग जैसे अभी देखें उस आदमी का कंकाल दिख रहा था, लक्षण पूरा सूख जाना शरीर। कमी क्या होता है? सूखा रोग की कमी अभी हम लोग पढ़े थे, देखिए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से सूखा रोग हो जाता है कि नहीं। उसके बाद क्वाशियोरकर जो बच्चा का बीमारी है, देखिए क्वाशियोरकर, इसमें भी प्रोटीन कम हो जाने पर वृद्धि रुक जाती है और पेट फूल जाता है। इसका लक्षण पेट फूलना और प्रोटीन की कमी से। रौतंधी विटामिन ए की कमी से, और लक्षण क्या होता है? रात को दिखाई न देना या धुंधलापन दिखाई देना। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से, और लक्षण क्या है? गर्दन में फूलना, या तो फिर जैसे गर्दन में फूलना और क्या पढ़े थे हम लोग, मानसिक विकलांगता हो जाती है बच्चे में। मानसिक विकलांगता, बच्चे ज़्यादा समझदार नहीं हो पाते हैं, उनका दिमाग काम थोड़ा कम करने लगता है। इस प्रकार के रोग घेंघा रोग में पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर दूषित भोजन दिखाया गया। दूषित भोजन, आप लोग तो कहेंगे ये दूषित भोजन नहीं है, हम सबों का फेवरेट है। फेवरेट मतलब पसंदीदा भोजन। आप लोग बाज़ार या कहीं भी जाते होंगे तो ये ज़रूर खाते होंगे, जलेबी, समोसा, पकौड़ा, या तो फिर आलू चॉप, ब्रेड चॉप। ये हमारे लिए दूषित भोजन है। क्यों? क्योंकि जिस तेल से उबाला जाता है, जिस तेल से बनाया जाता है
वो तेल प्रतिदिन उसको चेंज नहीं किया जाता है। हो सकता है वो 1 महीना भर का हो, सालों भर का हो, उसी से आपको उठा के दिया जा रहा है। और जो अंदर में आलू रहता है समोसे के अंदर, चप के अंदर या तो पकोड़े के अंदर, ये आलू ताज़े नहीं होते हैं। 2 दिन पहले के, 1 दिन पहले के बनाया हुआ रहता है, जिसे बाद में मिला के आपको गर्म करके दिया जाता है और आप बड़े चाव से खाते हैं और आपको बहुत स्वादिष्ट लगता है। आप सोचते हैं ये स्वाद है, इसका अनुसार आपको बहुत फ़ायदा मिलता होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बाज़ार की खुली भोज्य सामग्री, ये खुलेआम बिकने वाली भोज्य सामग्री है और छोटे छोटे दुकानों में अधिक मिलते हैं। दूषित भोजन के कारण एवं उनसे बचने के उपाय, अगर इस दूषित भोजन से हम बचना चाहेंगे तो इसके लिए हमें उपाय करना होगा। बाज़ार की खुली भोज्य सामग्री को क्यों नहीं खाना चाहिए, इसको हम लोग जानेंगे। कुछ खाने से पहले हाथ धोना क्यों ज़रूरी है, खाने के सामानों को ढक कर रखना क्यों ज़रूरी है, ठेले में रखे खाद्य सामग्री, जलेबी आदि पर आपने मक्खियाँ बैठी देखी होंगी। क्या ये सभी जितने भोजन आप अभी देखें दूषित भोजन, ये सब क्या ढका हुआ रहता है? नहीं रहता है। इसमें विभिन्न प्रकार की मक्खियाँ जो कूड़े में, कचड़े में रहती हैं, वो जाके इस खाद्य पदार्थ, इस दूषित भोजन में जाकर बैठती है और आप उसे बड़े चाव से खाते हैं। इसलिए हमें खाने से पहले अपना हाथ को भी धोना चाहिए, उसके बाद ही खाना चाहिए। लेकिन खाना हमें उस प्रकार का खाना चाहिए जो ढका हुआ हो, घर का बनाया हुआ हो। बाज़ार में जितना कम हो सके खाना और भोजन कम खाएं, क्योंकि जलेबी, समोसे ये ढका हुआ नहीं होता है और उसमें मक्खियाँ बैठती हैं, इसलिए ये हमारे लिए दूषित होते हैं। इसके बाद ये मक्खियाँ गंदी जगहों पर भी बैठती है और अपने साथ सूक्ष्म जीवों को भी लाकर खाने के पदार्थ को दूषित कर देती है। खुली भोज्य सामग्रियों पर धूल भी जम जाती है। बासी खाना भी खाने योग्य नहीं होता है, यह भी दूषित हो जाता है यदि फ्रिज आदि में न रखा जाए तो। रेफ्रिजरेटर लिखा हुआ है, रेफ्रिजरेटर का ही मतलब होता है फ्रिज। अगर उसमें नहीं रखा गया है तो ये हमारे लिए क्या होता है, दूषित हो जाता है, क्योंकि वो खाने योग्य नहीं रहता है। इस पाठ में हमने यह जानने का प्रयास किया कि भोजन जरूरी है, भले ही विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में विविधता हो, परंतु इनमें पोषक तत्वों का वितरण सामान्य होता है। हमें हर क्षेत्र विशेष के आहार का आनंद लेना चाहिए और इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। इस प्रकार हम लोग आज का कक्षा 6 क्लास 6 का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर यानी फर्स्ट चैप्टर था फूड, इसको हमने पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे यानी प्रश्न उत्तर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।